अगर इस ओर कोई बैठा हुआ है तो उसके पास अपना अनुभव है, वो अपना अनुभव आप लोग के साथ साझा करना चाहता है। उधर आप लोग हैं तो आप लोग के पास वो दायित्व है जिसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं कि हमें उन दायित्वों को कैसे निभाना है। लेकिन होता उल्टा है, हम बताते हैं कि दायित्व कैसे निभाने हैं, आप बताते हैं हमें कि हमें कैसे काम करना है। हम लोग अपने सीमाएं भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारी से कैसे बात करें, हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसके साथ बात करते हुए हमारी स्थिति कैसी होती है। पिछली कुछ दो चार मीटिंगों में ये सीमा इतनी हद तक बढ़ गई कि उसी वक्त उसी मौके पर लड़ाई झगड़े वाली नौबत आ गई। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद साहब कल को मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग एक मजबूत पार्टी बनाएंगे। लेकिन क्या इस अनुशासनहीनता के साथ, क्या इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के साथ हम लोग कोई पार्टी का आगाज कर सकते हैं? आप एक कार्यकर्ता बन के रह सकते हैं, एक आप पदाधिकारी बन के रह सकते हैं, लेकिन जो अचीवमेंट हम करना चाहते हैं, जो गोल्स हम लोग सोच रहे हैं, वो गोल्स हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। कड़वी है बात, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है, भीम आर्मी है और आजाद समाजवादी पार्टी है। और ये मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि मुझे लगता है कि इसका ना तो कोई आप लोग के पास गाइडलाइंस है ना कुछ है, लेकिन हमें अपने आचरण और अपने व्यवहार को इतना अनुशासित कर लेना चाहिए कि सामने वाला अगर हमारी पार्टी को देखे, वो देखे कि हमारे पास नीला गमछा है, हम लोग व्हाइट शर्ट में हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज कौंधनी चाहिए कि ये लोग अनुशासित हैं। लेकिन हम लोग हर जगह पे परिचय देते हैं कि हम लोग अनुशासनहीन हैं। हर जगह हमारा परिचय अपने व्यवहार, अपने आचरण से हम यही देते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था जिला कार्यालय पर, उस कार्यालय पर हम लोग बहुत सलीके से अपने काम को अंजाम दे सकते थे, लेकिन शायद हम लोग को नहीं बताया जाता या फिर हम लोग समझना नहीं चाहते। मैंने फिर बोला कि हम लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सब लोग हैं, कोई 12th तक है, बट सबने कक्षा 5 तक की तो पढ़ाई करी है और स्कूल में हमें अनुशासन सिखाया जाता है, पर वो हमारे काम में क्यों नहीं आता? वो हमारे अपने जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जिस जो पद हमारे पास है, वो उसमें क्यों नहीं आता? क्या हम लोग सबको ये परिचय देना चाहते हैं कि हाँ, हमारी जो पार्टी है वो ऐसे ही रहेगी? क्या आप लोग को लगता है कि आपके सांसद साहब आके आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग को क्या व्यवहार करना है? ये हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? ये हमारी हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है जो चाहे कार्यकर्ता के रूप में है या पदाधिकारी के रूप में है कि वो अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाए और अपनी सीमाओं में निभाए? क्या नहीं है ये हम लोग की? मुझे लगता है कि अगर नहीं है तो आज के बाद जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो इस बारे में विचार करेंगे, और इस विचार को करने के बाद हम लोग सबका सम्मान तो कर ही सकते हैं ना। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको सम्मान मिल सकता है? इनको दे दो। जब तक आप किसी का अपमान करेंगे तो आप सम्मान के अधिकारी हो ही नहीं सकते। एक बार दूसरे का सम्मान करके देखिए, वो आपको उससे दुगना सम्मान ना दे तो आप बात करिएगा। सब लोग का सम्मान करना सीखिए, अपने अपने तरीके से अपने पदों पर रहते हुए अपने उन दायित्वों को निभाइए जो पार्टी ने आप लोगों को सौंपे हैं। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, किसी के ऊपर छींटाकशी करना, फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, गाली गलौज, ये हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का चरित्र नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी का चरित्र वो होना चाहिए कि जब हमारा सांसद रविदास मंदिर के लिए अपने आप को पुलिस वालों के लिए सौंप देता है, वो पिटने के बाद आप लोग को आपका गुरुघर वापस देता है, तो उसके प्रति हमारी कुछ कृतज्ञता होती है। उस कृतज्ञता को हम लोग इसी तरह से निभाएंगे कि अपने व्यवहार को सही करें, अपने आचरण को सही करें, अपने चरित्र को बलवान बनाएं। और इन सब चीजों की शिकायत हम लोग से कोई नहीं करेगा। वो केवल देखेंगे बाहर के लोग, मजाक उड़ाएंगे और बाद में एक इमेज बना के चले जाते हैं हमारी पार्टी के बारे में कि ये पार्टी तो केवल बेवकूफों की या उच्चलों की पार्टी है। आप लोग को क्यों बताएगा कोई आके कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं? कोई नहीं बताएगा। लेकिन आप जो इमेज बना के चल रहे हैं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो सबको दिखाई देता है। तो जितने भी आज तक के पदाधिकारी, मैं उनसे कहूंगी कि सब अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान करें। जो आने वाले पदाधिकारी हैं उनसे भी कहूंगी कि प्रोटोकॉल फॉलो करें। हर एक पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करें,
उसको फॉलो करने में आपकी कोई भी बेइज्जती नहीं है। अगर आप किसी को झुक के सलाम कर लेंगे या किसी को झुक के नमस्ते कर लेंगे या जय भीम कर लेंगे तो आपकी गर्दन मुड़ेगी नहीं बल्कि फक्र से ऊंची हो जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर इस तरह का व्यवहार किसी के अंदर अभी भी है सबके अंदर है, मैं खुलेआम बोल रही हूँ ये, और ये हमें बदलना होगा। आप एडमिट कीजिए या मत कीजिए, कोई आपको आईना दिखाए या ना दिखाए, लेकिन मैं इस बात को इस मन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से ये चीज नोटिस करते आ रही हूँ कि आप सब लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मेरा दायित्व है कि मैं मंडल को संभाल रही हूँ तो क्या मैं किसी मंडल के प्राधिकारी को उसको ना बुला के या उसका अपमान करके क्या मैं मंडल से प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगी? जब तक मैं उसको वो सम्मान नहीं दूंगी, वो उसकी जगह है, उसकी जगह मुझे देनी पड़ेगी, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक सामंजस्य के साथ मुझे काम करना पड़ेगा, तभी तो मेरी पार्टी आगे चलेगी। भाई ताना बाना कैसे बुनता है? एक ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल धागा होता है, तभी तो एक कपड़ा बुन के आता है। अगर सभी लोग एक वर्टिकली चलते रहेंगे एक ही सीधे में तो किधर से कपड़ा बुनेगा? आप लोग कपड़ा बुन सकते हैं? इसी तरह से हमारी पार्टी है। जब तक हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को समझ के एक दूसरे के दायित्व को ना जान के काम करेंगे तब तक हम लोग इसी तरह से उलझे रहेंगे। अगर हमें इसको सुलझाना है, एक डायरेक्शन में लेके जाना है, पार्टी को एक दिशा देनी है और हमें अपनी पार्टी को उस मुकाम तक लेके जाना है जो हमने सोच रखा है। अगर आपने वो चीज सोच रखी है तो आज के बाद इन चीजों पे आप अमल करेंगे, और नहीं सोचा है तो मुझे लगता है अब इससे ज्यादा उलझने बढ़ेंगी और उन उलझनों में हम लोग अपनी उलझनों में फंस के रह जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी सब परिस्थितियां हमारी राजनीति क्या चल रही है और हम लोग के बीच में क्या होना चाहिए, हम लोग राजनीति की क्या तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं, बाकी प्रवक्ता है वो बताएंगे और मुझसे पहले सारे प्रवक्ता आपको बता चुके हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की सेहत सलामत रहे, ताकि वो इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और अक़लियत के लोगों की लड़ाई को, उनके हकूक़ के संघर्ष को मुकाम तक पहुंचा सकें। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में और ख़ासकर जो ज्वाइनिंग के लिए रखा गया उस कार्यक्रम में हमारे जो सुखी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोलादास कश्यप जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, बहुत कैडराइज और मिशनरी हमारे सीनियर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। भाई संदीप प्रधान जी, जो बड़े मजबूत साथी हैं, मटियाले के प्रधान रहे, उनका, उनकी सारी टीम का भी मैं स्वागत करता हूं। और महावीर आर्य जी को आज जो जिला जिम्मेदारी दी गई, खासकर एससी और जाट समाज को इकट्ठा करने की, इस ज़िले में जोड़ने की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक धर्मवीर सिंह जी, जो मेरठ मंडल के भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष हैं, धर्मवीर सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया और इन तमाम साथियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। करीब 25-30 लोगों ने आज अलग अलग पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। हमारे मेरठ मंडल के प्रभारी प्रदेश सचिव कपिल आज़ाद जी, हमारी बहन शैलजा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी, महानगर अध्यक्ष भाई मोहित सूद जी और कमल जी संचालन कर रहे तमाम साथी हमारे जो इस मिशन मूवमेंट में लगे हुए। और खुशी की बात है कि जो लड़ाई, जिस लड़ाई की अगुवाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस देश में कर रहे हैं, उस लड़ाई में गाजियाबाद में साथियों की तादाद लगातार बढ़ रही है, संगठन लगातार बढ़ रहा, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज बहुत कठिन और विषम परिस्थितियां हैं देश के सामने, समाज के सामने, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिस सामंतवाद को ख़त्म करके भारत का संविधान लिख के हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए, वो बदलाव आज खत्म समाप्ति के कगार पे है। उसको मनवादी ताकतें लगातार आरक्षण को ख़त्म करके शिक्षा को इतना महंगा करके कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाए। मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के बच्चे, हम लोग तो शिक्षा पे बहुत काम करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। और आरटीई में 25% की जो व्यवस्था है वो उसी संघर्ष के कारण व्यवस्था हो पाई है, लेकिन उसको भी यहाँ के जो सरकारी अमला है उसको भी वो पूरा नहीं कर पाता। उसमें भी गरीब बच्चों के हक को छीन लिया जाता है। मुश्किल से 5 या 10% तक ही एडमिशन हो पाते हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था से वंचित करने की साजिश देश में हो रही है। प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को सरकारी नौकरी, जिन सरकारी उपक्रमों में नौकरी मिलती थी आरक्षण के जरिए, जो बाबा साहब ने व्यवस्था की SC ST और OBC के लोगों के लिए, जब वो सरकारी उपक्रम ही बेच दिए गए तो फिर सरकार कह रही नौकरी का और आरक्षण का भी मतलब क्या रह गया। तो वो आरक्षण भी ख़त्म कर दिया गया, जिस आरक्षण की वजह से नौकरी मिली और नौकरी की वजह से हमारे लोगों के जीवन में बदलाव आया। तो आज इसलिए बहुत विषम परिस्थिति है कि हम लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर भाई सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़े और मजबूती दें। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मजबूती देने का काम करते हैं वैसे वैसे कभी गोलियां चलती हैं, कभी पथराव होता है, कभी हमले होते हैं। तो चाहे वो सहारनपुर में हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे उड़ीसा में हो, जगह जगह हमला करके उस लड़ाई को छिन्न भिन्न करने की और ख़त्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि हम उसका जोरदार तरीके से मुकाबला करें और अपनी लड़ाई को, अपने संघर्ष को जारी रखें। इसलिए 10 तारीख को सभी राज्यों की राजधानी में, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो और चाहे भुवनेश्वर हो, सब जगह पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, पूरे देश की राज्यों की राजधानी में राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग में यह तय हुआ कि हम लोग उन राज्यों के राजधानियों में ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी 10 तारीख को लखनऊ में ज़बरदस्त प्रदर्शन है, जिससे कि हम अपनी ताकत का इजहार कर सकें और इन मनुवादी ताकतों को ये बता सकें कि तुम्हारी साजिशों से हम रुकने वाले नहीं हैं, तुम्हारे हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं और इस लड़ाई को बदस्तूर जारी रखेंगे। भारत के संविधान की हर हालत में रक्षा करेंगे। शिक्षा के और स्वास्थ्य के मसलों को, जो मसले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लोकसभा में उठाए हैं कि ये सरकार के विषय हैं और इन पर व्यापार नहीं हो सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य ये प्रदान करने की जिम्मेवारी सरकारों की है और वो निःशुल्क प्रदान करने की जिम्मेवारी सरकारों की है। तो वो जो चीज़ें, जो वक्तव्य भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लोकसभा में कहे हैं, रखे हैं, उन सबको पार्टी चाहती है कि उन सबको हम लोग लागू करें और उसके लिए ताकत की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों को कैडराइज होने की, बहन जी ने बताया, शैलजा बहन जी ने, कि हमें अनुशासित होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल नहीं है, हम अभी कैडराइज नहीं है। हम लोग इस बात को ही नहीं समझते हैं कि हम इकट्ठा होकर जो ताकत लगा रहे हैं, जो संगठन बना रहे हैं, उसके जरिए जो वोट लेंगे वो वोट ही हमारी ताकत है। लेकिन वोट के समय हम लोग क्या करते हैं वो सब लोगों को मालूम है क्या क्या होता है। वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी यदि हम लोगों को ताकत बनानी है, हम लोगों को पार्टी खड़ी करनी है, संविधान को बचाना है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हक और अधिकार हम लोगों को दिए हैं, उन सबको यदि हासिल करना है, उन सबको बरकरार रखना है, आरक्षण को बरकरार रखना है, नौकरियों को बरकरार रखना है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आरक्षण की व्यवस्था लेनी है, तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नुमाइंदे चुन के भेजें। और नुमाइंदा चुनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वोट की ताकत का ईमानदारी के साथ में और मेहनत के साथ में उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके पार्टी के लोगों को मजबूती प्रदान करने का काम करें। इसलिए कैडर, समय समय पर कैडर होने ज़रूरी है। आज हमने विशेषकर निवेदन करके हमारे पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कोर टीम के सदस्य एवं तोमर साहब को इसलिए बुलाया कि ताकि वो लोग हम तमाम जो नए साथी हैं उन सबको कैडराइज कर सकें, उनको निर्देशित कर सकें कि किस तरह से हम कैडराइज होकर, अनुशासित होकर हम पार्टी के काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
और कैसे कैसे हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके हम लोगों को ये आज जो संविधान प्रदान किया, जो अधिकार प्रदान किए, कैसे हम उनकी रक्षा कर सकें, कैसे हम अपनी आने वाली नस्लों को इस देश के मुख्य धारा में शामिल कर सकें, उन सब चीज़ों पर विस्तार से बात करने के लिए एमएल तोमर साहब को आज हमने यह निवेदन किया था कि वो आप हमारे बीच में आए। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो पीछे हुआ वो हुआ, लेकिन आगे कोई इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आप जो किसी दूसरी पार्टी के आदमी के लिए पार्टी में इसमें हो और पैसे लेकर दूसरी पार्टी के आदमी को लड़ाओ जिताओ। वो जो गलत बात है वो गलत बात नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गद्दारी पार्टी के साथ, मिशन और मूवमेंट के साथ कोई हो नहीं सकती है। इसलिए सब लोगों को ये सीख लेनी है। हमें पता किस तरह से यहाँ बसपा वाले ने और सपा वाले ने चुनाव के दौरान किस तरह से रुपया लुटाए थे। हमें मालूम है ये चुनाव, ये हमारी प्रतिष्ठा का चुनाव नहीं था, ये पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव था। हमने तो करोड़ों रुपए इसलिए लगाए, तमाम साधन मुहैया इसलिए कराए ताकि पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। गाजियाबाद जैसी सीट पर भी हम संघर्ष करके दूसरे तीसरे पे आते, लेकिन हमारे साथियों की गद्दारी की वजह से वो सब हुआ। ये मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी थे जिन्होंने मिशनरी रूप से काम किया, रात दिन एक किया और उस पर खड़े हो गए, बूथ पर खड़े होकर वोट डलवाई, एक एक बूथ पर। लेकिन ये मशीनों की हेराफेरी, ये हमारे साथियों की ना समझे, ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि पार्टी आगे बढ़े, भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस देश में एक मजबूत स्तंभ बनकर हम लोगों की रक्षा कर सकें और इस देश के संविधान को सुरक्षित रख सकें, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम ईमानदारी से काम करें पार्टी के प्रति और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें, मिशन मूवमेंट को बुलंदी पर ले जाने का काम करें, ताकि मनोवादी ताकतों से जो आज बहुत खतरनाक इस देश में हो चुकी हैं, उन ताकतों से हम लड़ सकें, उनको झुका सकें और अपने खोए हुए राज्य को, साम्राज्य को, जो महान सम्राट अशोक जैसे कार्यकाल था, उसको हम वापस ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी छोटे भाई, बड़े भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी बहनें, मंच में मंचासीन आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी, विधानसभा कमेटी और जिला गाजियाबाद से आए सभी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है। अगर आप पिछले 2 महीने की घटनाओं को देखेंगे तो कोई भी, किसी भी देश में, कोई भी प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार ना हो रहा हो। इस देश में जो लोग मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उसके खिलाफ आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रणबद्ध है। अगर हम अपने जो हमें अत्याचार हो रहा है, अगर हम संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जो मनुवादी लोग हैं वो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और उन्होंने करके दिखाया और कर भी रहे। जब इस देश में 25 जनवरी को हम आजाद हुए 75 साल की वर्षगांठ मना रहे थे, तो जो सामंतवादी लोग हैं वह कहीं ना कहीं इस देश में मनु का विधान लागू करने के लिए एक साजिश रच रहे हैं। तो हम और हमारा कर्तव्य बनता है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में जहां जहां पर अत्याचार होता है उसकी आवाज उठाने के काम करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में लड़ाई लड़ते हैं। जैसे अभी घटनाएं हुई है, मैं जनवरी और फरवरी की बात करूं, सबसे पहले
16 जनवरी को महुआ में संत रविदास की जयंती जी पर वहां पर जयंती मनाने के लिए रोका जाता है। बरेली में 22 जनवरी को सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए मुस्लिम विरोधी गाने चलाए जाते हैं। उसी दौरान आप देख रहे हैं पिछले बुलंदशहर, मथुरा, मेरठ में जहां ऐसे समाज के लोगों की बारात निकाली गई, उनको रोकने का काम किया गया। क्या इस देश के हम मूल निवासी नहीं है? यह देश हमारा नहीं है? अगर हम भारत आजाद होने के बाद अगर हम शादी ब्याह कर रहे हैं तो क्या हम शादी ब्याह करना बंद कर दें? हम डीजे बजाना बंद कर दें? क्या इस देश में जिनकी सरकार है, जो सामंतवादी लोग हैं, क्या उसी धर्म के लोग यहां रहेंगे? हमें जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या उनका रहने का अधिकार नहीं है? मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उसके लिए हम काम करें, अन्यथा जो सरकारें इस देश में है वो नहीं चाहती कि हम लोग आगे बढ़े। जब उनको इतनी पीड़ा होती है कि हम एक बारात निकालने पे, बुलेट चलाने पे, देखा आपने सुना होगा, एक हमारे अपने समाज के व्यक्ति बुलेट चला रहा था, उनको इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने उसके हाथ काट दिए। अगर हम मटका छू लेते हैं तो हमें मार दिया जाता है, अगर हम मूंछ रख लेते थे तब भी मार दिया जाता है, हमारी बारातों को रोका जाता है। क्यों? सोचने का विषय साथियों, हमें लड़ने की जरूरत है। और इसी से घटनाओं को लेकर आने वाली 10 तारीख को पूरे देश में सभी मुख्यालयों पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी घेराव करेगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि लड़ना जरूरी है। अगर आज हम नहीं लड़े, हमारे खिलाफ जो सरकारें हैं वो तो कानून बना रही है, लेकिन लोकसभा में आपने देखा होगा 131 सांसद हैं, लेकिन कोई भी जो और पार्टियों से हैं वो चुन के गए हैं। हम जिनको चुन के भेजते हैं वो आवाज उनको उठानी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। अकेले एक सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो संसद से लड़नी हो, चाहे वो सड़क से लड़नी हो, जहां जैसे भी जहां अत्याचार हो उसके लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जब वो मथुरा गए वहां पे हमला किया गया, उड़ीसा गए वहां पर हमला किया गया। तो सामंतवादी लोग क्यों चाहते हैं ऐसा? कि वो लोग ये चाहते हैं कि डराना चाहते हैं कि हम लोग आवाज ना उठाएं। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही है, कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम डर के बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम नहीं लड़े तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएं। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज हम को लड़ना जरूरी है। और हमारे पास आज नेता है, चंद्रशेखर आजाद पार्टी है, जिसका प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है। अन्यथा पता नहीं आगे क्या होगा, कोई लड़ने वाला नेता आएगा ही नहीं, लेकिन आज हमारे पास नेता है चंद्रशेखर आजाद जी। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग यहां पर समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय सांसद साहब की नीतियों से प्रभावित होकर कुछ साथी जो बीजेपी से छोड़कर आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा उन सभी साथियों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं।